नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जाति जनगणना से संबंधित विषय पर। इस समय आप सभी जानते हैं कि जाति गणना देश का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हमको ये समझना होगा कि जाति जनगणना करने से कैसे दिन बदल जाएँगे? कैसे उसका लाभ मिलेगा? जो लोग सवाल उठाते रहे हैं श्री राम मंदिर के ऊपर कि क्या मंदिर बनने से रोज़गार मिलता है क्या? तो ऐसे लोगों को ये पता नहीं है कि मंदिर इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र रहे हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में विशेषकर हम मंदिर इकोनॉमी अलग से पढ़ते थे। मंदिर अपने क्षेत्र का एक तरह से विकास का वाहक होता था। मंदिर में बहुत सारे लोगों को आज भी रोज़गार मिलता है। आप चले जाइए मथुरा, आप चले जाइए वृंदावन, आप चले जाइए अयोध्या, मथुरा, कहीं किसी भी ऐसे शहर में चले जाइए जो किसी बड़े मंदिर को लेकर के प्रसिद्ध है। आप वहाँ जाएँगे कि वहाँ की इकोनॉमी का 70% से अधिक उन मंदिरों पर ही आधारित है। वो मंदिर ही वहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या को रोज़गार देने वाले प्रमुख साधन हैं। एक मंदिर बनता है, उसमें पुजारी से लेकर के वहाँ सेवा करने वाले, वहाँ स्वच्छता करने वाले, वहाँ बागवानी करने वाले, वहाँ प्रसाद बेचने वाले, वहाँ फूल-पत्ती बेचने वाले, वहाँ पटके बेचने वाले, वहाँ माला बेचने वाले, वहाँ मूर्ति बेचने वाले कितने लोग होते हैं। होटल चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले, ये कितने अर्थव्यवस्था के केंद्र हैं जो इन क्षेत्रों में केवल मंदिर होने के कारण ही आज फल फूल रहे हैं। तो ये प्रश्न जो अ, मंदिर रोज़गार दे नहीं दे सकते, ऐसा प्रश्न करने वाले वो मूर्ख ही हो सकते हैं, उनके ज्ञान पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम जाति जनगणना की जब बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना करने से क्या समाज का भला होगा? क्या जिन जातियों की गणना हो जाएगी, जातियों को पता चल जाएगा हम 20 लाख हैं, हम 50 लाख हैं, हम 10 करोड़ हैं, तो क्या होगा इससे? क्या उनको जाति जनगणना मात्र से रोज़गार मिल जाएगा? मेरी दृष्टि इस संबंध में ये है कि ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है। इसका सामाजिक विकास से, आर्थिक विकास से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल इक्वेशन साधने का, समझाने का, बनाने का एक तरीका हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जाति जनगणना से कैसे समाज को कोई लाभ नहीं होने वाला। जाति जनगणना करने पर करोड़ों रुपए का व्यय आने वाला है, जो एक तरह से पानी में पैसा बहाने जैसी बात होगी। मित्रों, दक्षिण भारत का हम उदाहरण लेते हैं। देश की स्वतंत्रता के कुछ दिनों पश्चात ही वहाँ भाषा पर आधारित राज्यों के गठन की मांग को लेकर आंदोलन हुए और इस देश में स्थिति ऐसी बनी कि 50 और 60 के दशक में 1954 के आसपास देश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा और उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति की और भाषा के आधार पर इस देश में बनने वाले पहले राज्य थे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये जो राज्य थे, ये भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुए। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठित होने से उन राज्यों ने विकास की एक यात्रा शुरू की। मैं आपके समक्ष ये विचार शेयर करना चाहता हूँ कि भाषा रोज़गार देती है, जाति नहीं। आपकी भाषा आपको रोज़गार आपकी भाषा आपको रोज़गार दिलाती है या दूसरी भाषाओं की जानकारी आपको रोज़गार दिलाती है। आपकी जाति आपको रोज़गार नहीं दिलाती या मेरी जाति क्या है, ये जानने से आपको रोज़गार नहीं मिल जाता है। भाषाएँ कैसे महत्वपूर्ण होती है और कैसे वो रोज़गार दिलाती है, यह बहुत बड़ा गणित का विषय नहीं है, आपकी भी समझ में आता है, हमारी भी समझ में आता है। संस्कृत हमारी, आपकी, मेरी द्वितीय भाषा है। क्या हम संस्कृत को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं या उसको मान्यता देते हैं? अभी जनगणना का समय है। जनगणना की घोषणा हो चुकी है, जनगणना जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। जनगणना के विषय आप, हम सबको संस्कृत को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में अंकित करवाना है, ये आप सोच लीजिए। जाति जनगणना होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप संस्कृत को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में जैसे ही अंकित कराएँगे, तो संस्कृत भाषा से सृजित होने वाले
संपूर्ण रोजगार के साधनों पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। जैसे हम समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आप स्वयं मानेंगे कि आपकी द्वितीय भाषा संस्कृत है। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है। इस बोर्ड से प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में छात्र परीक्षा देकर निकलते हैं। मैंने भी उसी बोर्ड से दी है। आप में से बहुत लोगों ने बोर्ड से एग्जाम दिए होंगे, बहुत लोगों ने सीबीएसई से दिया होगा, आईएससी से दिया होगा। लेकिन यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि हम में से बहुत सारे लोग, विशेषकर मैं सनातनियों की बात करता हूँ, उनकी 10वीं कक्षा तक द्वितीय भाषा संस्कृत रही है। हम में से ज़्यादातर ने संस्कृत पढ़ी है, 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है। ये एक प्रमाण है इस बात का, बिल्कुल सत्यापित प्रमाण है, ये सरकारी प्रमाण है इस बात का कि मेरी द्वितीय भाषा संस्कृत है, क्योंकि उसको मैंने द्वितीय भाषा के रूप में बोर्ड में पढ़ा है। उससे मैंने 10वीं पास करी है, 10वीं तक पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग 12वीं तक भी पढ़ते हैं। तो आपने 10वीं परीक्षा यदि संस्कृत से दी है, यदि संस्कृत आपका एक भाषाई पेपर उसमें रहा है, तो आपकी द्वितीय भाषा घोषित रूप से संस्कृत है। लेकिन क्या संस्कृत को आप अपनी द्वितीय भाषा के रूप में जनगणना में कभी अंकित कराते हैं? आज तक नहीं कराया होगा आपने। तो आपको संस्कृत को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में अंकित कराना है। संस्कृत आपकी द्वितीय भाषा है। इसकी 2 पुख्ता प्रमाण हैं। पहला पुख्ता प्रमाण कि हमने यदि 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक संस्कृत को एक भाषा के रूप में पढ़ा है, तो वो निश्चित रूप से, घोषित रूप से हमारी द्वितीय भाषा है। 10वीं आपने उससे पास करी है। आपके जो 5 या 6 विषय होते हैं, अभी 5 चलते हैं, लेकिन हमारे समय में 6 विषय होते थे। उन 6 विषयों में आपकी 10वीं की मार्कशीट में यदि संस्कृत शब्द अंकित है एक पेपर के रूप में, तो आपकी द्वितीय भाषा संस्कृत ही है और कोई नहीं। दूसरा प्रमाण ये है कि संस्कृत के रूप में, संस्कृत भाषा के रूप में हम सनातनी दैनिक रूप से अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनेक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं और बहुत सारे मंत्रों को हम बोलते हैं, समझते हैं और हृदय से अंगीकार करते हैं। ये दिखाता है कि संस्कृत हमारी द्वितीय भाषा है। तो हमको संस्कृत को इस बार की जनगणना में अनिवार्य रूप से अपनी द्वितीय भाषा के रूप में अंकित कराना है। इससे क्या होगा? संस्कृत को द्वितीय भाषा अंकित करने से क्या होगा? जब संस्कृत को हम द्वितीय भाषा के रूप में अंकित कराएंगे, तो सरकार के पास एक डेटा जाएगा कि संस्कृत समझने वालों की, बोलने वालों की इस देश में कितनी संख्या है। जब संस्कृत बोलने वाले उस मात्रा में सरकार के पास आएंगे, तो हर विद्यालय में संस्कृत के लिए अनिवार्य रूप से संस्कृत का एक शिक्षक होगा। हर विभाग में संस्कृत का एक अनुवादक होगा। हर प्रदेश में संस्कृत भाषा अकादमी होगी। हर प्रदेश में संस्कृत के विश्वविद्यालय भी बनेंगे, संस्कृत के कॉलेजेस भी बनेंगे। संस्कृत के साथ साथ भाषाओं का जो, संस्कृत के साथ साथ विकास का जो सिलसिला चलेगा, वो आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब संस्कृत भाषा में शिक्षक होंगे, सरकारी विभागों में अनुवादक होंगे, तो ये कौन लोग लगेंगे? आप ही लगेंगे। जिन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी है, सीखी है, बोली है, उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी। जाति आपको कैसे नौकरी दिलाएगी? जातीय जनगणना से कैसे फायदा उठाएंगे आप? कैसे आपको नौकरी मिलेगी? मेरी समझ में ये गणित नहीं आता जाति वाला। भाषा पर जोर दीजिए। संस्कृत भाषा के साथ खड़े हुए, संस्कृत भाषा को पढ़ी। एक नैरेटिव स्थापित कर दिया गया समाज में कि संस्कृत भाषा रोजगार नहीं देती। बहुत सारे सनातियों ने, हम भी उसमें शामिल हैं, 10वीं तक संस्कृत पढ़ी और उसके बाद छोड़ दिया। हम संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे दिमाग में एक नैरेटिव घुसा देगा, संस्कृत से नौकरी नहीं मिलती। भाई क्यों नहीं मिलती? उर्दू भाषा जब इस्लाम के अनुयायियों को रोजगार देती है भाई, उससे ज्यादा क्षमता संस्कृत भाषा में रोजगार देने की है। भाषा, ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी है, उनकी संख्या ज्यादा है, विश्व में वो फैले हुए हैं, तो उनको सबसे ज्यादा, उनको ही नहीं और लोगों को भी अंग्रेजी भाषा कितना अधिक रोजगार देती है। आप कहीं जाएंगे ऐसे देशों में, वहाँ टूरिस्ट गाइड के रूप में आपको अंग्रेजी में फटाफट टूटी फूटी और पक्की फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे, तो उनको रोजगार चल रहा है भाई।
टूरिस्ट गाइड के रूप में लोगों ने रोज़गार लिया हुआ है, टीचर्स के रूप में लोगों ने रोज़गार लिया हुआ है। मेरा आह्वान है कि इस बार संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाने वाले, बोलने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा सरकार के पास जाना चाहिए और ये इस हद तक जाना चाहिए कि संस्कृत हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में दर्ज होनी चाहिए। उससे रोज़गार का सृजन होगा। संस्कृत हमको रोज़गार देगी। संस्कृत में सारा ज्ञान विज्ञान छुपा है। हमारे ग्रंथों को बोरे भर-भर के हवाई जहाज़ में लाद-लाद करके अंग्रेज़ ले गए और उन्हीं को पढ़-पढ़ के आज ज्ञान बाँट रहे हैं और अपनी विद्वत्ता का वो दिखावा कर रहे हैं दुनिया के सामने। यह समय संस्कृत और संस्कृति का समय है। आने वाले समय में संस्कृत और संस्कृति आपको रोज़गार दिलाएगी। आज तक संस्कृत में मूल शोध नहीं हुआ है, मूल रिसर्च नहीं हुई है। संस्कृत में जो हाइपोथेसिस दी है, उनके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। मनुस्मृति का प्रथम अध्याय के श्लोक में ये बताया गया है कि वृक्ष जो है, उनमें जीवन होता है। वो हमारी तरह से साँस लेते हैं। इसी के आधार पर बाद में चलकर जो है, हमारे भारत के महान वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसी को तो उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया। तो इसलिए संस्कृत में शोध का आने वाला समय में भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। संस्कृत भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से समझ लीजिए आप, अब की बार आपके घर में जो भी जनगणना कर्मी आएगा, उसको आप अपनी द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत अंकित करने के लिए कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसके लिए उकसा नहीं रहा हूँ, मैं तथ्य सामने रखा हूँ। यदि आप संस्कृत के 1, 2, 4, 10 श्लोकों को बोलते हैं, समझते हैं, ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, तो संस्कृत का अर्थ ये शब्द है। हरि ओम बोलते हैं, ये भी संस्कृत का शब्द है। अनेक शब्द हम जो है नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, संस्कृत के शब्द है। गायत्री मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। घर में बहुत सारे हमारे अनुष्ठान होते हैं, वो संस्कृत के मंत्रों के साथ होते हैं। इतना होने पर हम संस्कृत भाषी बन जाते हैं। तो मेरा ये आह्वान है कि जाति नहीं, भाषा हमें रोज़गार देगी। ये आप समझिए इस चीज़ को, आपकी समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा गणित का सवाल नहीं है कि भाषा कैसे समृद्ध करती है, भाषा कैसे रोज़गारों का सृजन करती है। यहाँ मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा जनगणना अथॉरिटी को कि द्वितीय भाषा के रूप में किसी भी व्यक्ति की द्वितीय भाषा के रूप में किसी भाषा को अंकित करने के लिए कुछ मानक होने चाहिए। उसमें एक मानक ये हो सकता है कि उसने 10वीं में द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को लिया है, वो उसकी द्वितीय भाषा के रूप में अंकित की जाना चाहिए। यदि व्यक्ति 10वीं तक नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसने स्कूल की अंतिम कक्षा में जिस तक वो पढ़ा है, उस अंतिम कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में उसने किस भाषा को पढ़ा है। या अगर वो बिल्कुल अनपढ़ है, तो ऐसे में फिर उसके पास ऑप्शन है कि जो वो बताएगा जिस भाषा को, तो उसको आप अंकित कर सकते हैं। लेकिन ये पैरामीटर्स तो होने चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम कुछ भी साक्षर हैं, जिन्होंने पढ़ा है, तो उन्होंने अंतिम कक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को पढ़ा और 10वीं में किस भाषा को उन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में लिया, उसी भाषा को उसकी द्वितीय भाषा के रूप में आधिकारिक रूप से अंकित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बता दे, पढ़ा लिखा है, उसने पढ़ी है संस्कृत और बता रहा है फारसी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाषा उसने आधिकारिक रूप से विद्यालय स्तर पर ग्रहण की है द्वितीय भाषा के रूप में, उसको उसकी द्वितीय भाषा के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। जनगणना कर्मियों को ये निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो इसका अक्षर से पालन करें। तब देखना, आप नहीं भी बताएंगे तो ऑटोमेटिक जब आपकी 10वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी तो उसमें संस्कृत लिखा होगा, तो संस्कृत को आपकी द्वितीय भाषा के रूप में अंकित करेगा। तो ये है। तो अच्छा, इसमें एक और भी है कि संस्कृत भाषा बोलने वालों की जब संख्या ज़्यादा होगी तो संस्कृत भाषा में फेलोशिप भी ज़्यादा मिलेगी। जब ज़्यादा संख्या में जेआरएफ होगा, फेलोशिप पास करेंगे, तो उनको संस्कृत भाषा में ज़्यादा फेलोशिप मिलेगी। आगे उनका कैरियर बनेगा, पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या किसी कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे। इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है और मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाए। आप इसे यूट्यूब लिंक से शेयर कर दें, इस फेसबुक पेज से आप इसको शेयर कर दें और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि आप अगर इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना चाहते हैं तो करिए। लोगों को सही बात का पता होना चाहिए।
संस्कृत हित में इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करें और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय तु सनातनम।